हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में भी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो इसकी वजह क्या है कि इतना मैसिव प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, और इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा इस वीडियो में हमारे। आई होप आप सबको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चालू है अभी, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी मेन वजह है वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन सिस्टम तो अपने इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ का रिजर्वेशन थोड़ा अलग है, हम बताते हैं आपको। तो इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम दिया हुआ है कास्ट के आधार पे, लेकिन वहाँ का रिजर्वेशन क्राइटेरिया थोड़ा यहाँ से अलग है। वहाँ का 56% रिजर्वेशन दिया हुआ है लोगों को, अलग अलग कुछ बेसिस पे दिया हुआ है, लेकिन 44% जो है वो मेरिट के आधार पर है। तो इन्हीं 56% को लेके वहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है अभी। तो उन्हीं 56 में कुछ अलग अलग चीज़ें भी आती है, अलग अलग मतलब क्राइटेरिया है। तो इसी चीज़ को लेके मैं थोड़ा बताने वाले हैं हम। तो देखें, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है कोटा सिस्टम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये ढाका से शुरू हुए थे और पूरे देश में फैल चुके हैं। लेकिन 56% जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ को दे रखा है रिजर्वेशन, वो गवर्नमेंट जॉब्स में। और 44% ऐसा रिजर्वेशन है जो मेरिट्स के आधार पर सिविल सर्विस में जॉब मिलती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलती है। 44% तो मेरिट के आधार पर, और 56 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को दे रखी है वहाँ बांग्लादेश में, मतलब रिजर्वेशन सिस्टम ये है। लेकिन हमको 56% का जो प्रॉब्लम है वो समझने के लिए अपन को थोड़ा इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो जो इसमें 56% में से 30% तो दिया जाता है फ्रीडम फाइटर्स को, और जो बचा हुआ 26% है वो ऐसे बढ़ता है कि 10% तो दिया जाता है औरतों को, और 10% दिया जाता है वहाँ की बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को, और 5% रिजर्वेशन दिया जाता है वहाँ की बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ को, और जो 1% है वो दिया जाता है फिजिकल डिसेबल लोगों को। तो ये कुल मिलाकर 56% बनता है, और 44% जो है वो मेरिट्स के आधार पर है। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स को 30% रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, इसी को लेकर हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो जो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो बांग्लादेश जो था वो उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और जो मौजूदा आज का पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो 1970 में क्या होता है, वहाँ इलेक्शन होते हैं। तो 1970 में वहाँ बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन करती हैं ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में। तो ईस्ट पाकिस्तान के पास होती हैं 162 सीट्स, और वेस्ट पाकिस्तान के पास होती हैं 138। तो इलेक्शन होते हैं 1970 के। तो क्या होता है, उसमें से एक अवामी लीग होती है जो ईस्ट पाकिस्तान में कॉन्टेस्ट कर रही थी इलेक्शन को, जिसके जो लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। वो थे आज जो शेख हसीना है उनके फादर। उनको बांग्लादेश में फाउंडिंग फादर भी कहे जाते हैं वो। तो क्या होता है, वो उनकी पार्टी अवामी लीग जो होती है 160 सीटें जीत जाती है, मतलब 160 सीटें जीत जाती है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री होती है ना, उसको ये पसंद नहीं आता कि अवामी लीग वहाँ की गवर्नमेंट चलाए। तो वो क्या करते हैं कि 1970 में वहाँ मार्शल लॉ लगा देते हैं और उनका तख्ता उलट देते हैं, जो अवामी इलेक्शन लीग को की वोट सरकार करते हैं। बनती है। हाँ, तो मतलब क्या होता है वहाँ तो वो प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं अवामी लीग वाले। मुजीबुर रहमान जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे इसको, वो प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो वहाँ क्या होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट करने के बाद वहाँ सिविल अनरेस्ट हो जाता है, बहुत बहुत लोग इसमें मरते हैं, और ऐसी हालात आ जाते हैं कि 1 करोड़ लोग इंडिया में आकर शरण लेनी पड़ती है। और जो 50% जो बांग्लादेशी कुल पॉपुलेशन थी उसको डिस्प्लेस हो जाती है, वो इधर-विधर हो जाती है। मतलब इतना अत्याचार हुआ वहाँ। तो 1971 में क्या होता है, इंडिया जो होता है वो बांग्लादेश की मदद करता है, और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब 1972 आता है, तो 1972 में क्या करती है अवामी लीग जो होती है ना, वो रिजर्वेशन ले आती है फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30%। तो ये चलता रहता है। फिर 97 आता है टाइम,
97 में ये क्या करते हैं, इस जो कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम है, इसको बदल देते हैं और उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों को भी ये रिजर्वेशन मिलेगा। फिर 2010 आता है, उसमें फिर इन्होंने एक अमेंड लिया है कि है ना, फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब क्या होता है कि वहाँ धीरे-धीरे सोसाइटी में ये बातें अ, लोगों को चुभना चालू हो जाती हैं और 2013 में भी प्रोटेस्ट चालू हो गए थे रिफ़ॉर्म करने के लिए इस 30% कोटा सिस्टम को, लेकिन वहाँ जब वो गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया और वहाँ प्रोटेस्ट दब गए। उसके बाद क्या होता है, 2018 में वहाँ हाई कोर्ट जो होता है बांग्लादेश का, उसमें एक पिटीशन डाली जाती है कि जो कोटा सिस्टम, रिज़र्वेशन सिस्टम है ना, इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करते हैं वहाँ कोर्ट में। तो कोर्ट इसको भी ओवरटर्न कर देता है, मतलब वो जारी रखता है कोटा सिस्टम। तो क्या होता है फिर प्रोटेस्ट बढ़ते जाते हैं, अनरेस्ट होता जाता है। 2018 के बाद बहुत तगड़े प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो शेख हसीना उस टाइम होती है, उनकी गवर्नमेंट होती है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ इस कोटा सिस्टम को एबॉलिश कर देती है कि वो कहती है कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेगा, तो किसी को भी रिजर्वेशन मतलब वो नहीं मिलेगा। 56% पूरा। मतलब नहीं, 44 भी हटा दिया, 56 भी हटा दिया, अच्छा, अच्छा। 100% अब सब मेरिट मेरिट पे होगा। मेरिट पे होगा। तब इसके बाद क्या होता है, ऐसे चलता रहता है और 2020 के एंड तक आते-आते ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। लेकिन अब सिचुएशन बदलती है 2024 में, जून जून। जून में। तो वो क्या करता है, वहाँ का जो हाई कोर्ट होता है बांग्लादेश हाँ, का, वो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रद्द कर देता है। रद्द कर देता है, मतलब हटा देता है, तो कोटेशन सिस्टम वापस चालू हो जाता है हाँ। 30% का। तो उसके बाद क्या होता है, फिर प्रोटेस्ट 1 जुलाई से क्या होता है, बांग्लादेश में चालू हो जाता है। हुँ। तो ये था कोटा सिस्टम जो फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि 30% चलो माना कि फ्रीडम फाइटर्स को देता है। हुँ। तो लेकिन उनके बच्चों को ऐड करना, ये वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के बांग्लादेश के लोग लोग हैं, उनको पसंद नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि उनके बच्चों को दे दिया, फिर उनके ग्रैंडचिल्ड्रन को भी दे दिया, तो इसलिए लोगों की नाराज़गी थोड़ी देखिए, ठीक भी इसका है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये हो सकता है कि जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, कहीं न कहीं अपने लॉयलिस्ट चाहती थी वो। हाँ, ये वजह हो सकती है। ये वजह हो सकती है, जैसे कोर्ट हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, बड़े-बड़े बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स। ऑफिसर हो गए, आर्मी हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, उसमें अपने लॉयलिस्ट भरना चाहती थी। ये रीज़न हो सकता है, इसको 30% जो फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है, ताकि आगे जाकर भी इनकी पॉलिसीज़ को चेंज ना हो। इनके अगेंस्ट कोई इनके अगेंस्ट कोई नहीं आया, और ये उन पे शेख हसीना गवर्नमेंट पे ये भी आरोप है कि वहाँ के जो अपोजिशन लीडर्स थे, उनको उनको उनका ट्रायल करा, उनको अरेस्ट कर लिया, वो मतलब आवाज़ दबाने की अपोजिशन की वहाँ कोशिश बहुत हुई है, और शेख हसीना गवर्नमेंट पे आरोप लगता गया है इस चीज़ का। तो ऐसा लोगों में इतना गुस्सा हुआ कि क्यों? इसकी वजह क्या थी कि 30% चलो फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहा था। तो लोगों में इतना गुस्सा भड़का कैसे? इसकी इतनी ये प्रोटेस्ट इतना हैवी मतलब इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, ये प्रोटेस्ट हेवी नहीं था, लेकिन जो हुए 2-3 प्रोटेस्ट जो हुए हैं 2010 के बाद, वो हुँ। इतने हेवी नहीं थे, लेकिन जो 2024 में हुआ स्टार्ट 1 जुलाई से, वो बहुत तगड़ा मैसिव प्रोटेस्ट था, जिनको लीड किया यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने, और जो वहाँ संघ है, वहाँ के जो नेता हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने ये प्रोटेस्ट चालू किया, और ये प्रोटेस्ट ढाका में ही चल रहा था। ढाका से इसकी शुरुआत हाँ, हुई। ढाका से शुरुआत हुई, तो क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया। हुँ। मतलब है ना, अरेस्ट हो गए। मतलब पूरा इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद कर दिया, आर्मी को लगा दिया, पुलिस लगा दी। तो उन्होंने क्या किया, मारपीट की, और कर्फ्यू भी लगा दिया, वहाँ मिलिट्री हुँ। कर्फ्यू लग गया। तो वहाँ वहाँ 80 से ज़्यादा लोग मर गए। स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स मर गए, तो उनका और गुस्सा बढ़ा, तो पूरे देश में फैलते गए। ये थी सब तो सिचुएशन। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया था कि लोगों से बातचीत की थी इस चीज़ को लेके कि हम कुछ सॉल्यूशन इसका निकालेंगे? देखिए, जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, उसने की थी कि हम जुडिशियल डिस्कशन होगा इस पे, पैनल बैठेगा जुडिशरी का, हुँ। उसको हम हटा देंगे इसको। तो लेकिन इन प्रोटेस्टों को बंद कर दें। लेकिन वहाँ की आवाम जो है, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अलग-अलग, वो माने नहीं, क्योंकि इतनी किलिंग्स हो चुकी थी, क्रैकडाउन जो गवर्नमेंट ने कर दिया था ना, उससे लोग और भड़क गए। मतलब फिर क्या होता है, आते-आते 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, तो क्या करता है वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, 21 जुलाई को वो क्या करता है, इसको जो कोटा सिस्टम था हाई कोर्ट का, जो इसने हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर
मतलब जो शेख हसीना का ऑर्डर कैंसिल किया था, ओवरटर्न किया था वापस से कोटा सिस्टम लाने के लिए, तो उसको वापस से वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अनरेस्ट देखकर और इस पर चर्चा करके वहाँ पर ये कोटा सिस्टम हटा दिया। 30% का जो फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहा था, और इसके जगह इसको 5% कर दिया 30% को, और जो 1% था फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए उसको 2% कर दिया। तो ये होता है 7%। अब जो 93% रिमेनिंग है उसको मेरिट के आधार पर अब वहाँ सिविल जॉब्स मिलेंगी, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अच्छा, तो ये पूरा मैटर है। और लेकिन उसके बाद जो प्रोटेस्टर थे वो माने नहीं, क्योंकि इतने लोग, 300 से ज्यादा लोग जब तक मर चुके थे। अभी 5 अगस्त तक, अच्छा, 5 अगस्त तक लोग इतने 300 से ज्यादा लोग मर गए। तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स ने की कि अब हमें तो इसका जो गवर्नमेंट है इसका हमें तो रेगिग्नेशन चाहिए, अच्छा, कि वो इस्तीफा दे प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट पे से। तो क्या होता है, वो 5 तारीख को जब भीड़ ढाका से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक बढ़ती है, तो क्या होता है, वहाँ की जो शेख हसीना गवर्नमेंट होती है 5 अगस्त को रिजाइन कर देती है और वहां से उड़कर इंडिया आ जाती है। मतलब अच्छा। इंडिया में शरण ले लेती है। और वहाँ है ना, लोग वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच जाते हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, सामान भी ले जाते हैं बहुत सारा। सामान भी ले जाते हैं। ये सब होता ही है। तो क्या होता है उसके बाद है ना, वहाँ की जो आर्मी होती है वो बात करती है लोगों से कि अभी डिस्कशन चलेगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हम बिठाएंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट, लेकिन लोग माने नहीं। तो क्या होता है, अगस्त 8 को सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, पोजीशंस। अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको बुलाकर और वहाँ मीटिंग हुई। तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस, जो पीस नोबेल प्राइज विनर भी हैं, 2006 में जीते थे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया इंटरिम गवर्नमेंट का। अच्छा। तो ये अभी वहाँ मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। जैसा कि ये आपने बताया, चलो ये मुझे समझ में तो आ गया सब कुछ। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि शेख हसीना जो हैं, इन पे कई आरोप भी लग चुके हैं कि ये अपने लोगों को 30% जो रिज़र्वेशन है, इसके अंदर अपने लोगों की, अपनी पार्टी के लोगों को जॉब भी लगवाती है, अपने रिज़र्वेशन उनको दिखा देती है कि ये फ्रीडम फाइटर्स थे पहले, अवामी लीग के मेंबर्स थे ये पहले, फ्रीडम फाइटर्स भी थे। तो इसी चीज़ को लेके भी इन पे ये कई आरोप लग चुके हैं, इसलिए लोगों में गुस्सा भी था। तो ये आग इतनी भड़की भी। तो अभी करंट हालात वहाँ के ये हैं कि शेख हसीना जो है अभी इंडिया आ चुकी है। वहाँ पे अब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। क्या नाम बताया? मोहम्मद यूनुस। यूनुस वो कर चुके हैं वो प्राइम अभी मिनिस्टर, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं और प्राइम कर मिनिस्टर चुके हैं कर 8 चुके तारीख हैं। को। प्राइम मिनिस्टर आठ की तारीख शपथ। को 8 अगस्त को वो आ, ओथ उठा चुके हैं एज अ प्राइम अच्छा, मिनिस्टर अच्छा। ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए, प्रोटेस्ट तो हमने बांग्लादेश में पहले भी इस चीज़ को लेके देखे हैं कई। प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या था कि इतना मैसिव प्रोटेस्ट इसको हमने देखा है कि इतना मैसिव प्रोटेस्ट हो चुका था। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है इसके पीछे किसी न किसी बड़ी ताकत का हाथ है। तो ये एक थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई भी हो सकती है। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कहीं न कहीं इसमें एंगल जो है ना वो इंटरनेशनल ताकतों का है। क्योंकि अपन ने देखे बांग्लादेश में पहले भी खूब प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो इतनी आग नहीं पकड़ पाए। हुँ। मतलब दब गए प्रोटेस्ट। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो इसके पीछे हैं। अब जो मुझे लगता है वो मैं बताता हूँ कि जो अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज जो करता रहता है दुनिया में, उस पे आरोप लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ बांग्लादेश में भी सीन हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 जून 2023 को अमेरिका ने बांग्लादेश से एक नेवल और एयर बेस को की डिमांड की थी कि हमें बांग्लादेश में चाहिए। हाँ, बांग्लादेश के जो थोड़ा बॉर्डर एरिया में चाहिए था, म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर एरिया में हुँ। एक उनको नेवल और एयर बेस चाहिए था। लेकिन जियो पॉलिटिक्स समझ देख कर वहाँ की जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, जो मौजूदा भी करंट गवर्नमेंट थी 2023 में, उसने क्या हुआ, ये इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बड़ी ताकत अमेरिका का हाथ भी हो सकता है इसमें। मतलब अगर हम सिचुएशन देखें अंदर की, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा ही कुछ जो कोशिश की थी साउथ अमेरिका की एक कंट्री के खिलाफ भी की थी, कोलंबिया अच्छा, के खिलाफ, जो कोलंबिया। वहाँ कू हो गया था। अच्छा, तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी आर्मी के अच्छा। द्वारा, लेकिन वहाँ वो अनसक्सेसफुल रहे थे। आप इसके पीछे का बैकग्राउंड तो जान ही गए होंगे कि प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, लेकिन ये इतने भड़के क्यों?
तो मैंने अपना आपको बताया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वर्ल्ड पावर्स की कितनी इन्वॉल्वेशन हो सकती है और क्यों हो सकती है, वो मैंने बताई। तो ये प्रोटेस्ट आज आज बहुत जो 1 जुलाई को शुरू हुए थे, जो अब तक चल रहे हैं, और उन उस और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रिज़ाइन भी किया और वहाँ न्यू गवर्नमेंट भी फ़ॉर्म हो चुकी है। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, मोहम्मद यूनुस उसके नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 8 अगस्त को जो ओथ ली थी, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए? इन प्रोटेस्टों में ऐसा क्या था, इतनी आग कैसे भड़की लोगों में? ये जो आपने बताया उससे बिल्कुल मैं सहमत कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ी ताकतों का इसमें भी रोल हुआ होगा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, क्योंकि बांग्लादेश इतनी बड़ी कंट्री है नहीं, ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी है नहीं, तो कुछ ना कुछ रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। क्योंकि क्योंकि इतना जो अगर हम देखें प्रोटेस्ट इतने भड़क ना, तो कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी वर्ल्ड पावर्स की लगती है कि इन्वॉल्व है। क्योंकि हाँ, इतनी अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट हो ना, तो कहीं न कहीं शक जाता है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ हो। लेकिन ये इसकी मेन वजह, एक और वजह ये भी हो सकती है कि बांग्लादेश में एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, उसमें कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं। सिर्फ़ कितने सीटों के लिए? 3000 सीट्स, 3000 सीटों के लिए 5 लाख लोग आवेदन भरते हैं। अब उसमें भी 3000 सीटों में भी 56% तो रिज़र्वेशन में जाना ही है। तो बची हुई सीटों के लिए लोग ये एग्ज़ाम की आवेदन करते हैं। मतलब चलो 56% में भी जो 26% जो रिज़र्वेशन है, एक प्रोटेस्टर ने बताया था अभी कि इसके खिलाफ वो लोग नहीं हैं। हुँ। वो लोग खिलाफ है सिर्फ़ 30% को लेके, जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए दिया गया है। तो ये 30% लोगों के 30% रिज़र्वेशन के लिए ये लोगों में इतना गुस्सा है। देखें, अगर बांग्लादेश में 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी मिल रहा है ना, हाँ, तो ये तो गलत है, क्योंकि जो बांग्लादेश की करंट सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बहुत है। है। तो लोगों ने सोचा होगा कि 30% जब हमारी जॉब्स इनके पास चली जाएँगी, अब तो इनके हमारा पास क्या बनेगा? हाँ, तो ऐसे इसलिए भी इस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए इसलिए ये थोड़े प्रोटेस्ट ज़्यादा ही बढ़ गए, कहीं न कहीं ऐसा लगता है। गुस्सा ज़्यादा हो गया लोगों में। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा क्राइसिस है वहाँ पे अभी बांग्लादेश में, क्योंकि नौकरियाँ हैं नहीं और इतना वो डिपेंडेंट है नहीं और कि वहाँ ऐसे सुनते हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा है बांग्लादेश में, इन्फ्लेमेशन बहुत है यहाँ और पे, वहाँ के जो रिज़र्व हैं, फॉरेन वो भी रिज़र्व है, खाली हो चुके हैं। वो भी कम हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं लोग इसलिए भी भड़के कि जॉब्स नहीं है, वहाँ हालात ख़राब हैं। अगर 30% ही इनके फ्रीडम फाइटर्स के पास चली जाएगी, हुँ, तो उनकी 30% जॉब्स तो वैसे ही चली जाती हैं। हुँ, वो इतनी मेहनत करते हैं जो जनरल लोग हैं वहाँ के, जब उनको जॉब्स नहीं मिलती है गवर्नमेंट में, तो ऐसा होना लाज़मी। लाज़मी है। तो ये सब पॉइंट्स थे जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने आपको बैकग्राउंड भी बताया, हिस्ट्री भी बताई, ये 30% कहाँ से आया और किसको दिया जाता है और लोग क्यों भड़के, और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, आपको ये भी बताया, और फॉरेन इंटरवेंशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो भी हमने बताई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम यही होप करते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और वहाँ जो अनरेस्ट फैला है वो ख़त्म हो जाए, और बैक टू नॉर्मल लाइफ आए लोग, और अपनी कंट्री जो बांग्लादेश के लोग हैं वहाँ की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें और अपने देश को आगे ले जाएं, क्योंकि अब उनके हक में सारे फैसले हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी बन गई है दूसरी, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये, और जो कोर्ट के जजेस थे जो लॉयलिस्ट माने जाते थे इसके शेख हसीना गवर्नमेंट के, उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की ये डिमांड थी इन सबको हटाया जाए। और ये क्योंकि ये जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगे हैं कि वो लॉयलिस्ट है बांग्लादेश के, कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के। तो कहीं न कहीं लोगों को यही लगता था कि ये जो 30% का रिज़र्वेशन है, ये इसीलिए है कि वहाँ अपनी जो उनकी विचारधारा है, वो ज़िंदगी भर चलती रहे और वहाँ विचारधारा चेंज ना हो, और वो अपने लॉयलिस्ट भी शायद बनाना चाह रही हों, अपने आस-पास कोर्ट में, एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे कि कोर्ट होते हैं, पुलिस होती है, आर्मी होती है, और सरकारी जो जितनी भी ऑफ़िसर्स एजेंसीज़ होती हैं, उनमें अपने लॉयलिस्ट बिठाने के उन पे लगातार आरोप लगते गए हैं। लेकिन अब शेख हसीना जो हैं, वो अपनी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिज़ाइन कर चुकी हैं, और वहाँ मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो एनालिसिस पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और
अगर आपको ये वीडियो पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी अच्छी नॉलेज मिली हो जो आपको पता नहीं था और आपकी वैल्यू में ऐड किया हो इस पॉडकास्ट ने, तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आने वाली वीडियोस के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम पर वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। Thank you for watching this video. I hope you will like this podcast.